कैसे हैं आप सब। हम देख रहे हैं लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो लेट्स बिगिन। दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो हमारे पार्ट 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे फंडामेंटल आते हैं जो वो पार्ट 3 में आते हैं, फ्रॉम 12 to 35। और जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने बोरो किया ये आइडिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1935 के, जिन्होंने कॉपी किया है स्पेनिश से। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो इस फीचर्स को नोवल फीचर बोलते हैं। तो ये आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि डायरेक्टली MCQ में पूछ लेता है कि किसने बोला था नोवल फीचर। तो जो इट्स BR अम्बेडकर, और किसको बोला था, या रिवर्स में पूछ सकता है तो DPSP को। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अलोंग विद द फंडामेंटल राइट, वो क्या कंटेन करता है, वो फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए ग्रांड में जो ऑस्टिन थे उन्होंने डिस्क्राइब किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है प्लस फंडामेंटल राइट, उसको कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो ये ग्रैनविल ऑस्टिन है उन्होंने डिक्लेयर किया है या डिस्क्राइब किया है। अब फीचर्स देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। जो फ्रेज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या डिनोट करता है कि आइडियल्स जो स्टेट को अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, ये रखने हैं कि जब वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे या कोई भी कानून बनाए। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये डायरेक्टली आप लाइन याद रखिएगा कि दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशन किसको, स्टेट को, इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, रिकमेंडेशन है किने किने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जुडिशरी की बात नहीं हो रही है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस जुडिशरी को नहीं है, केवल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो भी होंगे उनके रिगार्डिंग है। तो जो आर्टिकल है 36, वो उसमें डिफाइन करता है टर्म स्टेट को, जो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 12 में देखा है प्रीवियस में। और जो पार्ट 3 में है उसका सेम मीनिंग है जो पार्ट 3 में है, जो अभी आपको बता रहा था कि हमने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट की स्टार्टिंग में ही देखा है कि आर्टिकल नंबर 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और जो 36 है इसमें भी जो टर्म है स्टेट, इसको डिफाइन किया है। देयरफॉर इसमें इंक्लूड है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी, सभी लोकल बॉडीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो गाइज ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो डेफिनेशन में है DPSP में, तो उसके अंदर लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूड है या नहीं है। तो जो आपने डेफिनेशन देखी थी आर्टिकल 12 की और आर्टिकल 36 दोनों में ही लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूड हैं। अब देखते हैं सेकेंड इसका जो फीचर्स है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो रिजेंबल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनोमिनेट किया गया था। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो BR अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है एक लाइक का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो इशू किए जाते थे गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स को, जो कॉलोनीज थे इंडिया के, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसको अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये एक मेनली दूसरा नाम है किनका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। डिफरेंस क्या है बस ये कि अब इंस्ट्रक्शंस हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कि आप इसमें देख रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन थी किसको, गवर्नर जनरल को, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है बस उसका ही दूसरा नाम है, लेकिन ये अब इंस्ट्रक्शन है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, जिसका एम है रियलाइज करना हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो आउटलाइन है हमारे प्रीएम्बल में। और ये वेट अ मिनट, दे एम्बडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लेता है कि वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज एम्बेडेड। तो आप DPSP में टिक कर सकते हैं। अ नो डेट ऑफ अ पुलिस स्टेट, जो हमारे कॉलोनियल एरा में था। इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक, सोशल डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर। अब फोर्थ देखते हैं
कि जो DPSP है वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, डेट इज़ ये लीगली नहीं है इन्फोर्सेबल कोर्ट के द्वारा उनके वोलेशन के लिए। देयरफॉर जो गवर्नमेंट है सेंट्रल, स्टेट और लोकल, वो कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। नेवरदलेस जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 37 itself says that these principles are fundamental in governance. So guys, this line is very important कि article 37 says that these principles are fundamental in governance. तो ये ड्यूटी है स्टेट की कि अप्लाई करें इन्हें प्रिंसिपल मेकिंग में, कि मतलब या इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें लॉ मेकिंग में। अब फिफ्थ फीचर्स देख लेते हैं कि जो DPSP है, दो ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, लेकिन ये कोर्ट को हेल्प करता है एग्जामिनिंग और डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी किसी कानून की। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया है मैनी नंबर ऑफ टाइम डेट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, अगर कोई भी कोर्ट को लगता है कि वो लॉ सीक्स टू इफेक्ट टू अ DPSP, तो इट में कंसिडर सच अ लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 एंड सच सेव द लॉ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो ये बेसिकली वही आर्टिकल 31C वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि DPSP को सुपेरिटी दी गई थी देन द फंडामेंटल राइट्स ओनली विद द आर्टिकल 14 एंड 19। तो इसमें केवल यही बोला है कि जो DPSP है दो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, लेकिन कोर्ट एग्जामिन करने में कि हेल्प करती है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी किसी कानून की। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये रूल किया है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखेंगे किसी लॉ की, तो अगर वो किसी भी DPSP को अपहेल्ड कर रहा है और वो रीजनेबल भी है किसी रिलेशन में आर्टिकल 14 और 19 में, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, वो सेव हो जाता है सच लॉ। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट डायरेक्शन जो दी हुई है, इसे 3 में कर दिया, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल। तो सोशल ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये 8 प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन 6 हैं और हमारे लिबरल 7। तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं 786, तो ये हमारे लिबरल आ गया। लिबरल में LIBERAL, तो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो लिबरल 7 से देख सकते हैं आप। और जो गांधीयन है वो बड़ा ही स्मॉल है कि 6 है, और ये हमारा सबसे बड़ा है सोशलिस्ट। तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ दिस। तो जो हमारा ये पहला है इसमें आर्टिकल 38, ये प्रमोट करता है वेलफेयर लोगों का बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, जो दिया गया है बाय जस्टिस के थ्रू, और जस्टिस भी तीनों कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। और मिनिमाइज़ करता है इनइक्वलिटीज़ इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। आर्टिकल 38 में ये दिखाया गया है। तो गाइज जो जितने भी DPSP हैं आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, या वीडियो को ही आप रिपीटेटिव जब रिवाइज करेंगे तो आपको वन टाइम में तो नहीं जाएगा बिल्कुल ये माइंड के अंदर, लेकिन आप जब इसको रिपीटेटिव रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारे आर्टिकल इसके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड फीचर कि डेट इज़ 39, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 1A राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। दूसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सभी मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी में फॉर कॉमन गुड्स, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन वेल्थ का और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सभी मैंस और वुमेन के लिए, और प्रिजर्वेशन किसका, हेल्थ और स्ट्रेंथ का वर्कर्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, और FA अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसे आप ऐसे रख सकते हैं REPEPO कि ये रेप और EPO। तो इससे क्या होगा कि ये आपको क्या याद होगा कि जो जितने भी A to F है, तो आपको क्या रहेगा, फर्स्ट R से आपको याद रहेगा कि ये राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था। E से आपको याद रहेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। R से आपको ये P से क्या रहता है, प्रिवेंशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का। एंड EPO
तो ई से इक्वल, पे फॉर इक्वल वर्क सभी मेंस और वुमेंस के लिए। एंड पी इज प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। एंड लास्ट बट इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो थर्ड फीचर है वो है कि टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल फ्री एड टू द पुअर, दैट्स 39। तो ये करंट में भी चल रहा है, जैसे जो नालसा कॉन्स्टिट्यूट्स में पढ़ेंगे आगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में चैप्टर में। अब जो उसका फोर्थ पॉइंट है वो है कि टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी में 41 हो गया। और 42 है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। और 6 पॉइंट है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। और 7th है कि स्टेप ले टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेट इज 43A। और 8 पॉइंट है कि रेज करें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी लोगों का, और इम्प्रूव करें पब्लिक हेल्थ को, डेट इज आर्टिकल 47। नाउ वी विल स्टार्ट द गांधीयन प्रिंसिपल, कि जो ये प्रिंसिपल है बेस है गांधीयन आइडियोलॉजी पे, और रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एनुमरेटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ गांधी, तो जो सम आइडियाज़ हैं वो डीपीएसपी में दिए हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा इतना ध्यान रख सकते हैं कि गांधी जी के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो मोस्टली विलेज से रिलेटेड है। तो जितने भी डीपीएसपी जब आप याद रखेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जो भी विलेजेस से रिलेटेड है तो वो आप ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि वो गांधीयन प्रिंसिपल में ही होंगे। और ऐसे टोटल 6 हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला आर्टिकल 40 कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करना और उनको इतनी नेसेसरी पावर अथॉरिटी दे देना जिससे वो फंक्शन कर सकें सेल्फ गवर्नमेंट की तरह। 43 कॉटेज इंडस्ट्री, कीवर्ड आप याद रख सकते हैं सभी आर्टिकल्स के। और 43B क्या है कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इट्स एडिड बाय 97th अमेंडमेंट। एंड 4th इज एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST का प्रमोट करना और अदर वीकर सेक्शन सोसाइटी के, और उन्हें प्रोटेक्ट करना किससे, सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लोटेशन से। टू प्रोहिबिट करना कंजप्शन इन टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का जो इंजूरियस हैं किससे, हेल्थ के लिए। और 48 है कि प्रोहिबिट करना क्या, स्लॉटर ऑफ काउज, कर्व्स एंड अदर मिल्च, ड्राउट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो देख सकते हैं आप सभी विलेज या से रिलेटेड बातें हैं। तो 6 डीपीएसपी हैं 6। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो गांधीयन प्रिंसिपल थे उसमें आर्टिकल 40 आ जाता है, ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत के लिए, विलेज पंचायत, और उन्हें नेसेसरी पावर देना जिससे वो एज अ सेल्फ ऑटोनोमी, सेल्फ गवर्नमेंट वर्क कर सकें। और 43 आर्टिकल है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन एन रूरल एरिया, कि कॉटेज इंडस्ट्री को जो प्रमोट करता है 43। 43B इज़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड 46 जो SC और ST का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और जो एजुकेशनल को उसको प्रमोट करता है। और 47 है कि प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक। और 48 है प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ काउज, मिल्स और ड्राउट कैटल्स एंड इम्प्रूव करता है उनके ब्रीड्स को। तो गाइज आज यहाँ तक ही देखते हैं, इसका नेक्स्ट मूव कंटिन्यू करते हैं।